एमबीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड इंटरनेशनल रिलेशंस के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर आज आपको शक्ति संतुलन के सिद्धांत के मूल्यांकन के बारे में बताऊंगा। इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस आज हम करेंगे। ये शक्ति संतुलन के सिद्धांत में हमारा आज का आखिरी व्याख्यान होगा। ये श्रृंखला हमारी चली थी, फिर हम नए अध्याय पे जाएंगे। अब शक्ति संतुलन के बारे में जितनी जानकारी उपलब्ध मेरे पास थी और जो मैंने किताबों से एकत्र की थी वो मैंने आपसे बांटी, और ये मान के चलता हूँ कि इस विषय को आप काफ़ी हद तक समझ चुके हैं। आज बात करते हैं कि सिद्धांत की उपयोगिता क्या है, क्या ये व्यवस्थाओं के लिए प्रासंगिक है या सिर्फ एक सिद्धांत है, और या इसमें कुछ संशोधन ज़रूरी है। देखिए, समाज विज्ञान के जितने भी सिद्धांत हैं उनकी कसौटी बहुत छोटे छोटे समय पर होती रहती है। उनमें बदलाव की संभावनाएं, उनके सामने चुनौतियां, उनके समाधान, ये सब खोजे जाते हैं। विद्वान इस पर कार्य करते हैं क्योंकि मूल रूप से विषय जुड़ा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय शांति के साथ, और शांति दुनिया में सबसे कीमती है। आप देखिए, जितने भी राज्य के क्रियाकलाप हैं वो अंततोगत्वा शांति से अंतर संबंधित हैं। यदि शांति अस्थिर है तो किसी भी किस्म के कार्य को आप अंजाम नहीं दे सकते। आज हम बात करते हैं, एक विचारक हुए हैं आइरिस क्लाइड। उनका मानना यह है, उन्होंने एक 6 सूत्रीय कार्यक्रम दिया है या स्थितियां बताई हैं जो शक्ति संतुलन को समराइज करती हैं, मूल्यांकित करती हैं। पहली स्थिति है, वो ये मानते हैं शक्ति विकेंद्रित होनी चाहिए। देखिए, हुआ क्या था, आप यदि दुनिया के इतिहास को देखें तो आप पाएंगे कि विश्व बहुकेंद्रित रहा, उसके बाद द्विध्रुवीय हुआ, उसके बाद एक ध्रुवीयता को साबित करने की कोशिश की गई। देखिए, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में शक्ति, सत्ता और औचित्यपूर्णता को पढ़ा है। शक्ति के प्रति राज्यों का आकर्षण स्वाभाविक है, और केवल एक स्थिति पर आकर संतुष्ट नहीं होते बल्कि उसको और आगे बढ़ाने के प्रयास करते हैं। वैसी स्थिति यहाँ पर है। क्लाइड ये मानते हैं कि यदि शक्ति एक स्थान पर या 2 स्थान पर केंद्रित रहेगी तो बैलेंस ऑफ पावर के लिए एक खतरा होगी। इसको एक अच्छी स्थिति नहीं माना जा सकता। शक्ति विकेंद्रित होनी चाहिए, शक्ति के बहुत से केंद्र दुनिया में मौजूद होने चाहिए ताकि उनके बीच में साम्य बने, संतुलन बने। दूसरी स्थिति की जिक्र उन्होंने किया है, नीति निर्धारण की जो बात है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ऐसे व्यक्ति हों और ऐसे राज्य हों जो किसी विचारधारा से अंतर संबंधित ना हो और चातुर्य से भरे हुए हों, यानी डिप्लोमेटिकली वो बड़े शार्प हों और भविष्य की संभावनाओं की गणना वर्तमान में बड़ी सहजता से कर सकते हो। देखिए, हर किसी के बस की बात नहीं होती कि आप कितना आगे का सोच सकते हैं। क्लाइड ये मानते हैं कि ये व्यवस्था उन लोगों के हाथों में दी जाए जिनके पास 3 चीज़ें हों: अपने फील्ड के विशेषज्ञ, एक्सपर्ट; दूसरा, किसी आइडियोलॉजी के प्रति कमिटेड नहीं, न्यूट्रल और काबिल; तीसरी स्थिति वो कहते हैं, शक्ति के तत्व सीधे और स्थायी होने चाहिए। देखिए, कई बार क्या होता है, शक्ति के तत्व ही बदल दिए जाते हैं। आप इसको यूँ समझिए कि यदि मैं किसी खेल में जीत नहीं पा रहा या मैं उस खेल की शैली में पारंगत नहीं हूँ तो मैं खेल के नियम बदल देता हूँ। आप आज का उदाहरण लेकर देखें, मैं आपको आपके एक प्रिय खेलों में से एक खेल क्रिकेट है, उसका एग्जाम्पल देता हूँ। टेस्ट मैच, 50 ओवर का मैच और T20, खेल वही है लेकिन नियम, कायदे, कानून एकदम अलग अलग हैं। क्लाइड ये मानते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए।
खेल के नियम सीधे, सच्चे, सपाट होने चाहिए, अर्थात शक्ति के तत्व सीधे और स्थायी हों, बार-बार बदले ना, परिवर्तित ना हों, वरना संतुलन बनाने में और उसका मूल्यांकन करने में दिक्कत आएगी। अगला बिंदु है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि युद्ध अत्यंत महत्वपूर्ण होने चाहिए, अत्यधिक महत्वपूर्ण और महंगे, माफ करें, महत्वपूर्ण नहीं, महंगे, ताकि देश युद्ध की शरण में जाने से बचें। ये इतने एक्सपेंसिव हों, इतने महंगे हों कि लोग युद्ध के माध्यम से अपनी शक्ति को बढ़ाने में या शक्ति संतुलन कायम करने में हिचकें, क्योंकि शांति के लिए आवश्यक है। अगला बिंदु, यथास्थिति को मिलने वाली चुनौतियां क्रांतिकारी ना हों। देखिए, ये महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि जो स्थिति बनी हुई है, इसको हम साम्य कहते हैं, बैलेंस ऑफ पावर की जो इक्वेशन है वो बैलेंस है, तराजू के पल रहे हैं, लगभग समान स्थिति में चल रहे हैं, झूल नहीं रहे हैं। अब इस स्थिति में यदि बदलाव सामान्य तरीकों से होगा तो ये ज़्यादा नहीं हिलेंगे डुलेंगे, पर आप कल्पना करें कि कोई क्रांतिकारी परिवर्तन यदि इसमें आ जाता है तो वो पूरी दुनिया को शैटर्ड, हिला सकता है। ये चीज़ शक्ति संतुलन के सिद्धांत के लिए घातक मानी जाती है, हो सकती है। और अंतिम बिंदु जो उनका है स्थिति, वो ये मानते हैं कि यथासंभव एक संतुलनकर्ता होना चाहिए। इसका आशय ये है कि एक ऐसी डंडी जिस पर तराजू के पलड़े लटके होते हैं, आपने कभी ध्यान दिया हो तो वो लकड़ी बड़ी मजबूत होती है, जो सब पलड़ों का बोझ ले सकती है और उनको दबाव में ला भी सकती है। यानी एक शक्तिशाली राज्य ऐसा हो जो शक्ति संतुलन को कायम रख सके और कम से कम एक तो हो। अब इसकी आलोचना की बात करें, पहला बिंदु, ये राज्यों के बीच में शक्ति संचय की प्रवृत्ति बढ़ाती है। आप समझिए, शक्ति संतुलन की स्थिति में कमजोर राष्ट्र भी हैं, शक्तिशाली राष्ट्र भी हैं। शक्तिशाली दो कोशिश करते हैं, वर्तमान शक्ति से आगे बढ़ने की, अपनी स्थिति को संचित रखने की, और कमज़ोरों को कमज़ोर रहने की। और जो कमज़ोर हैं वो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हम करेंगे भी। इसका अर्थ ये निकलता है कि राज्यों में शक्ति संचय की प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, जो अंततः हथियारों की दौड़ और फिर युद्ध तक पहुंचती है। अगला जो इसका आलोचना का बिंदु है कि शक्ति संतुलन से राज्य भय की स्थिति में रहते हैं। इसका आशय देखिए ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सभी राज्य बराबरी की स्थिति में नहीं होते, शक्ति कम ज़्यादा ही होगी और वही बैलेंस रखती है, संतुलन रखती है। अब ये जो असंतुलन की स्थिति है, ये कमज़ोर राष्ट्रों में भय की स्थिति उत्पन्न रखती है और ताकतवर देश ढकते हैं गठबंधनों से, मिलिट्री अलायंसेस से। कमज़ोर राष्ट्र एक संगठन बनाते हैं और वो फिर शक्तिशाली राष्ट्रों के लिए खतरा बन जाता है। तीसरा बिंदु है, इसमें शक्ति का आदर्श वितरण नहीं होता। देखिए, जब मुकाबला चलेगा तो हर देश अपनी शक्ति को बढ़ाने की और दूसरे की स्थिति को कमज़ोर करने की कोशिश करता है, और इससे आदर्श जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वो नहीं रहता, वो बिगड़ता है। परिणाम स्वरूप स्थितियाँ युद्ध और अन्य समस्याओं की ओर जाती है। अगला बिंदु है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये युद्धों का प्रमुख कारण है। ये विशिष्ट चीज़ है। देखिए, दुनिया में जितने भी युद्ध हुए हैं, इस सिद्धांत की दृष्टि से यदि आप उसको देखें तो वो बैलेंस ऑफ पावर में डिसबैलेंस होने की स्थिति से ही आए हैं, और देश उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो वॉर होती हैं। कई बार, 2 बार विश्व युद्ध भी हुए। अभी अब देखिए, सबसे लंबा युद्ध मान लीजिए दुनिया का, उसका 1945 से 1990 तक 45 साल का युद्ध हुआ है आपके सामने, कोल्ड वॉर। अगला, शक्ति संरक्षण व शक्ति असंतुलन के बीच में अंतर संबंध है। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब शक्तियाँ असंतुलित होंगी तो संतुलित की कोशिश की जाएगी। संतुलन के प्रयास में कुछ देश ताकत बढ़ाएंगे, कुछ देश ताकत कम करेंगे, और ये शक्ति का जो असंतुलन है ये अंतर संबंधित है। कमज़ोर हमेशा ज़्यादा ताकत की ओर बढ़ेगा और जो शक्तिशाली है वो हमेशा ये चाहेगा कि शक्तिहीन उससे कमज़ोर ही रहे। और इसका फ़र्क ये पड़ता है कि दुनिया में शांति और व्यवस्था और सुरक्षा तीनों एक साथ संदेह के दायरे में आती है।